नमस्ते दोस्तों। मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख पुणे के यहाँ से। बचपन में क्रिकेट मुझे बहुत बहुत पसंद था। आप सभी को पसंद होगा। क्रिकेट खेलते समय हम किसी एक को हमारा आइडल मानते हैं। कोई धोनी को मानता है, कोई विराट को मानता है। लेकिन 2000 से 2010 तक सबका आइडल कॉमनली सचिन तेंदुलकर था। लेकिन सचिन तेंदुलकर को 2004 से 2006 के बीच में एक सेटबैक आया था। I felt, I felt during that period I had become really impatient. I wanted to try everything under the sun to get back on the field. सचिन तेंदुलकर को लग रहा था कि उसका करियर खत्म हो जाएगा। वो अपनी बैट भी नहीं पकड़ सकता था। And then when I realized that, after my surgery, I was not able to pick up a cricket bat. दूसरा मेरा एक फिल्म एक्टर है, अजय देवगन जी। ये मुझे बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। लेकिन उनको भी ये बीमारी ने जकड़ लिया था। न्यूज़ में पढ़ा था कि इनको एक्टिंग करने के लिए दिक्कत आ रही है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे छोटे बीमारी जो बड़े स्टार को भी पीछे रखती है, या घर में बैठे औरत को भी हो सकता है और बाहर में बैठे हुए स्पोर्ट्समैन को भी हो सकता है। मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, ऐसी जो कॉमनेस्ट बीमारी है। मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख। हम विद कर्मा एज इट इज सीरीज में अगला एपिसोड ला रहे हैं। एपिसोड में हम देखेंगे टेनिस एल्बो। नमस्ते दोस्तों, मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख। क्रिकेटर हो या टेनिस खेलने वाला हो, या घर में आटा बनाने वाली, रोटियां बनाने वाली औरत हो, या ऑफिस को जाने वाला कोई व्यक्ति हो, या जिम में काम करने वाला व्यक्ति हो, इन सबों को टेनिस एल्बो होता है। टेनिस एल्बो ऐसा नहीं है कि टेनिस एल्बो टेनिस खेलने वाले ही लोगों को होगा। वो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर टेनिस खेलने वाले लोगों को होता है, क्योंकि उनकी एक्शन है, रिस्ट की अनप्रॉपर एक्शन होने की वजह से वहाँ पे लिगामेंट पे प्रेशर आता है, वहाँ से टेनिस एल्बो बन जाता है। कितने के तो भी टेनिस एल्बो की वजह से करियर दांव पे लग चुके थे। हमने देखा है, सर्जरी इसका ऑप्शन था। सर्जरी के बाद भी कुछ लोगों को इसका असर काम बहुत दिन तक लगता है। सर्जरी के बाद भी लोगों को इसके रिजल्ट नहीं आते थे। लेकिन ये जो टेनिस एल्बो जैसी बीमारी है, ये आयुर्वेद में कैसे है, आज हम देखेंगे। तो मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख पुणे के यहाँ से। हमने पिछले साल से वैद्य राघव गुप्ते सर के जन्मदिन के ऊपर हमने एक यूट्यूब पे विद्या कर्म एज इट इज सीरीज शुरू की थी। अभी तक उसके कई सारे एपिसोड हो चुके हैं। अभी हम हर एक एपिसोड में एक व्याधि ला रहे हैं। इस एपिसोड में भी हम व्याधि लाएंगे। हमने अलग अलग व्याधि के ऊपर किडनी स्टोन से लेके मानस विकार तक, पीसीओडी से लेके इनफर्टिलिटी तक, सारे इसके जो नॉलेज है विद्या कर्म से हम कैसे ट्रीट करते हैं, हम बताने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए है। बीएमएस डिग्री जिसके पास है उसके लिए है। अगर कोई इसका इस्तेमाल सीखना चाहता है तो वो बीएमएस की डिग्री लेकर आए। हमारे पास कई लोग आते हैं जिनके पास बीएमएस डिग्री नहीं होती है और वो सीखना चाहते हैं। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है दोष कैसे है, धातु कैसे है, उसके सिद्धांत कैसे है, तो नाम मात्र विद्या से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा देखता हूँ कुछ लोग कहीं पे भी विद्या कर्म करते हैं, कहीं पे भी टोचते हैं। कोई ड्राई नीडलिंग बोलता है, तो किसी को जो भी करना है वो कर सकते हो, स्वातंत्र वो रहता है। लेकिन जब विद्या कर्म और वैद्य राघव गुप्ते सर का नाम आता है, तो मुझे ये कहना है कि एक्यूरेसी से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी विद्या कर लिया और वो हो गया। इसीलिए विद्या कर्म एज इट इज सीरीज है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो टेनिस एल्बो जो है आयुर्वेद में वर्णित नहीं है, क्योंकि ये लक्षण स्वरूप आता है। आयुर्वेद कभी भी अवयव के बारे में बात नहीं करता है। आयुर्वेद उसके ऊपर काम करने वाले दोषों के बारे में बात करता है। आयुर्वेद में कभी भी अवयव विकृति की चिकित्सा नहीं लिखी है। अवयव तो कई सारे हैं, कहीं भी अलग अलग बीमारी आ सकती है आगे जाके, लेकिन आयुर्वेद बात करता है दोषों के ऊपर। जो दोष शरीर बदलेगा नहीं, शरीर के दोष बदलेंगे नहीं, शरीर के धातुएं बदलेंगे नहीं, तो इनको वैगुण्य होकर शरीर में जो जो विकार आते, इसके ऊपर आयुर्वेद चिकित्सा बताता है। इसीलिए आयुर्वेद की चिकित्सा 2000 साल पुराने व्याधि को ऊपर भी काम करती है, और यहाँ से आगे 2000 साल के बाद भी जितने भी व्याधि आ जाएंगे उसके ऊपर भी आयुर्वेद चिकित्सा काम करेगी, क्योंकि इसका मूल सिद्धांत जो है आयुर्वेद का दोष धातु मल सिद्धांत है। जब तक व्यक्ति है, जब तक निसर्ग है, जब तक पूरा ब्रह्मांड है, तब तक आयुर्वेद की चिकित्सा साध्य रहेगी, सफल रहेगी। कुछ लोग बोलेंगे आयुर्वेद पुराना हो गया, आयुर्वेद की वजह से ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। लेकिन तुझे मालूम नहीं है इसलिए आयुर्वेद नीचे है, ऐसा हम बोल नहीं सकते।
आयुर्वेद के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेने के लिए आयुर्वेद की भाषा पढ़नी पड़ेगी, आयुर्वेद के संस्कृत का पठन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बताया ही वैसे है। भविष्य शास्त्र है हमारा, क्या बताया है, तब लिखते समय ऐसा बताया है कि जो सूर्य जो है पृथ्वी के ऊपर आजू बाजू में प्रदक्षिणा करता है। साइंस बोलती है हमें कि पृथ्वी सूर्य के बाजू में फिरती है, घूमती है, बराबर है, 100% है। लेकिन जब भविष्य शास्त्र लिखा गया था तब ये सोच के लिखा गया था कि सूर्य बाजू में पृथ्वी के आजू बाजू में घूमता है। तो अगर हमें भविष्य शास्त्र की डीप में जाना होता है तो हमें तब मानना ही पड़ेगा कि ऐसे ऐसे घूमता है तो ऐसा ऐसा वर्णन आया है, ये ग्रह घूमता है तो इसके वजह से ऐसा वर्णन आया है। नहीं तो न्यूमरोलॉजी में अटक जाओगे या कोई राशि के ऊपर अटक जाओगे, लेकिन अच्छे से भविष्य शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे। वैसे ही आयुर्वेद है, सारे शास्त्र हैं। शास्त्र लिखते समय जो मूल सिद्धांत है उसको हमें पढ़ना होगा। टेनिस एल्बो जो व्याधि है आयुर्वेद ग्रंथ में आया नहीं है, लेकिन जब पेशेंट आता है तो आयुर्वेद के दोष हमें वहाँ पे दिखाई मिलते हैं, और अगर हम वो दोष दूर करते हैं तो वहाँ के जो धातु है, जो एनाटॉमी है, वो हमें करेक्ट होते हुए मिलती है और हमें रिजल्ट आते हैं। पेशेंट का प्रेजेंटेशन दर्दनाक होता है। जब भी पेशेंट आता है उसको बहुत दर्द होता है, वो पूरी तरह से कोई वस्तु भी उठा नहीं सकता है। सचिन तेंदुलकर तो कह रहे थे कि उनको प्लास्टिक की बैट भी उठा नहीं सकते थे, जो स्क्वायर ड्राइव मारना है उनको वो प्लास्टिक के बॉल से भी मार नहीं सकते थे। सर्जरी के बाद भी इतना उनको दर्द होता था। तो ऐसे समय में हीलिंग करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा बहुत काम में आती है। विद्यकर्म अग्निकर्म बहुत फास्ट काम करता है। विद्यकर्म और अग्निकर्म करते समय हमेशा व्याधि और उसके हेतु देखे जाएंगे। पेशेंट का कंप्लेंट रहता है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मूवमेंट करते समय पेन हो रहा है, रेडिएटिंग पेन हो रहा है। अब ये करते समय हम देखेंगे कि टेनिस एल्बो क्या है। टेनिस एल्बो को और एक टर्म आती है, लैटरल एपिकोंडालाइटिस कहा जाता है। देखिएगा, टेनिस एल्बो किन व्यक्तियों को होता है जिनको रिपीटेड मूवमेंट करनी होती है। जैसे घर में कोई माता है, बार बार रोटियां बना रही है, बहुत सारे रोटियां बना रही है, ये भी रिपीटेड मूवमेंट की वजह से टेनिस एल्बो होता है। कोई रैकेट जैसी बैट है लिया है और वो कंटिन्यूसली रॉन्ग रिस्ट की मूवमेंट हो रही है और कंटिन्यूसली वो कैसे एक्सटेंशन हो रहा है। बेसिकली इट इज अ डिसीज ऑफ, इट इज अ स्ट्रेन। यहाँ पे जो टेंडन रहता है, फोर आर्म के जो मसल्स रहते हैं, प्रोनेटर टेरेस मसल्स रहेंगे फोर आर्म में, वैसे ही एक्सटेंसर मसल्स रहेंगे ईसीआर भी। तो ये एक्सटेंसर मसल्स का जो टेंडन है एपिकोंडाइल, लैटरल जो एपिकोंडाइल है वहाँ पे अटैच होता है, वहाँ पे बार बार यूज की वजह से स्ट्रेन आता है। अब ये आने की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति अच्छी तरह से कुछ उठा भी नहीं सकता, पेन रेडिएट होता है, रिस्ट जॉइंट तक पेन आता है। अब पेन आते समय वो नमनेस भी फील करते हैं, बर्निंग फील कर सकते हैं कुछ पेशेंट को सीवियर पेन होता है कि वो पूरी तरह से कॉमन उनकी रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं। तो ये टेनिस एल्बो होता है। लैटरल एपिकोंडाइलिटिस भी इसका नाम है। इसको ठीक करने के लिए इसकी एनाटॉमी पता होना जरूरी है। इसको टेनिस एल्बो को पहचाने कैसे? एक तो सिम्टम ऐसे रहेंगे कि पेन हो रहा है, लोकल पेन हो रहा है एल्बो के जॉइंट में। हम एल्बो जॉइंट के जो मसल्स है, स्पेशली वहाँ पे एक्सटेंशन जो हम कर रहे हैं, हाथ दूर लेके जा रहे हैं या कुछ पकड़ के उठा रहे हैं, जहाँ पे फ्लेक्शंस और एक्सटेंशन कॉमन चीज़ें होगी, वहाँ पे हमें पेन होता है, दर्द होता है। रिस्ट जॉइंट में भी हमें पेन मिलता है, नमनेस आता है। अब इसका डायग्नोसिस तो हमें पेशेंट को देखने के बाद भी पता चलता है और पेशेंट को खुद भी पता चल जाता है कि मुझे टेनिस एल्बो हुआ है। फिर भी उसका एमआरआई से पता चलता है, एक्सरे के बाद भी वहाँ पे स्वेलिंग समझ में आती है, अल्ट्रासाउंड में भी हमें टेनिस एल्बो डायग्नोसिस हो सकता है। तो ये 3-4 हम इमेजिंग करवा सकते हैं रेडियोलॉजी की हेल्प लेके, और हमें टेनिस एल्बो क्या है एक्चुअली वो समझ में आ जाएगा। अब टेनिस एल्बो का निदान हो चुका है, उसके लक्षण भी पता है। टेनिस एल्बो की कॉमन ट्रीटमेंट, टेनिस एल्बो की ट्रीटमेंट की जाती है, वहाँ पे कोल्ड पैक लगाया जाता है, वहाँ पे हॉट पैक लगाया जाता है, वहाँ पे मसल किया जाता है, वहाँ पे कुछ हॉट फर्मेंटेशन, वहाँ पे स्वेदन किया जाता है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑयल्स लगाए जाते हैं। ये सारी ट्रीटमेंट तो लोग घर में ही करते हैं, लेकिन एक भूल जाते हैं कि इनकी वजह से ये करते समय हमें हेतु परिवर्तन, जो कि हम हेतु है बार बार वही रिपीटेड एक्शन वाला, वो हमें बंद करना है। आप सचिन तेंदुलकर जी का इंटरव्यू देखिएगा, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये 3 महीने तक वो ये पीड़ित थे। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका करियर स्टॉप हो जाएगा।
उन्होंने सर्जरी करवा ली। सर्जरी के 3 महीने बाद भी उनके हाथ में बैट नहीं पकड़ सकते थे। तो आयुर्वेद कितना श्रेष्ठ है, आयुर्वेद कितना आगे है, मैं बताता हूँ। विद्ध कर्म और अग्नि कर्म जैसी चीजें आई हैं, आयुर्वेद कितना आगे है ये मैं बताता हूँ। विद्ध कर्म और अग्नि कर्म आयुर्वेद में ऐसी 2 चिकित्साएं आई है जो कि हमें ऐसे व्याधियों में इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट का काम देगी। पेन मैनेजमेंट होगा ही, लेकिन विद्ध कर्म से हीलिंग फास्ट होगी। अब देखिएगा आयुर्वेद के हिसाब से इसको कैसे देखा जाए। जब टेनिस एल्बो वाले पेशेंट हमारे पास आते हैं तो आयुर्वेद विचार क्या करता है? आयुर्वेद भी ये विचार करता है कि रुग्ण जो आया है वो उसका हेतु क्या है। अब ये डिवाइड हम करेंगे। हेतु खान पान से आएंगे, दूसरा फिजिकल एक्सर्शन से आघात से आ जाएंगे, और तीसरा कोई डिसऑर्डर से आ जाएंगे। अब जब व्यक्ति वात युक्त पदार्थ बहुत ज्यादा खाता है, जैसे कि रोस्टेड है जिनमें ऑयल कम है, या रूखी चीजें ज्यादा खाता है, व्यायाम ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा व्यायाम हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीटेड एक्शन हो रही है और मसल टीयर हो रहा है, खाना ही नहीं खा रहा है, अपतर्पण जिसे कहते हैं, अपतर्पण की वजह से वात बढ़ता है। गिरने से, मार लगने से, किसी ने मारा है और वहां यहीं पे मार लगने से, या वजन उठाते समय भारी वजन उठा लिया, ऐसे समय में वात प्रकोप होता है। भंग, फ्रैक्चर हुआ है शरीर में मार लगने की वजह से, तब भी वात प्रकोप होता है। क्षय, कोई व्याधि की वजह से अगर किसी को क्षय हो रहा है, जैसे कि बुखार आया है, बहुत दिन तक बुखार चला है, कोई बहुत परिश्रम कर रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, अनशन कर रहा है, उपवास कर रहा है, उसकी वजह से भी क्षय होता है, और क्षय से वात प्रकोप होता है। ये जो शरीर में वात बढ़ा के रखते हैं। जागरण, रात में सोती नहीं है, रात की ड्यूटी रहती है, दिन में भी अच्छी तरह से सोना नहीं होता, इन व्यक्तियों में धातुओं का शरीर का क्षय होते जाता है, और क्षय होने के बाद शरीर रुक्ष बन जाता है, और जो मसल को फ्लेक्शन एक्सटेंशन के लिए जो स्निग्ध पदार्थ चाहिए वो नहीं मिलता है। वेग विधारण, मल मूत्र, यूरिन आई है, टॉयलेट आई है, छींक आई है, रोना आ रहा है, ऐसे बहुत सारे वेग बताए गए आयुर्वेद में। अगर उनका धारण करेंगे तो वात प्रकोप होता है, और इसकी वजह से पूरे शरीर में संप्राप्ति बन जाती है कि कोई भी व्याधि जल्दी बन जाए। हम देखते हैं क्रिकेट खेलते समय बहुत सारे क्रिकेटर हमने देखे, लेकिन सचिन तेंदुलकर कहीं उसको ही क्यों हुआ? हम बहुत देखते हैं कि कोविड में भी हमने देखा कि जिम करने वाले लोग, अच्छी डाइट लेने वाले लोग, प्रोटीन खाने वाले लोग भी जल्दी मर गए, और जिनको पहले से बीमारी थी, HIV था, वो कैंसर था, ऐसे लोगों को भी कोविड होने के बाद वो मरे नहीं। तो शरीर की धातु की साम्य अवस्था मैटर करती है, और इतना जागरण, व्यायाम, अपतर्पण, खाना नहीं खाना, रुक्ष अन्न पान खाना, प्रॉपर डाइट न करना, इसकी वजह से शरीर में क्षय उत्पन्न होता है। शरीर के धातुएं, मसल्स जो है, मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाती है। ऐसे समय में रिपीटेड एक्शन जब हो जाएगी, जब रोटियां बना रहे हैं या रिपीटेडली कोई रिस्ट की मूवमेंट हो रही है, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर स्क्वायर ड्राइव कर रहा था, टेनिस खेलते समय, रैकेट खेलते समय ऐसा होता है, कोई मुद्गल घुमाता है तो ऐसे समय भी वहां पे स्ट्रेन आता है। अब ये ज्यादा हो रहा है तो ऐसे समय पे वहां पे स्ट्रेन आता है, और उसकी वजह से वहां पे शूल उत्पन्न होता है, तो ये वातज विकार हो गया। अब अगर ये आघातज है तो हमें वात रक्त जैसी चिकित्सा उसमें ऐड करनी होगी। आघातज नहीं है, वात प्रकोप के कारण की वजह से है, तो हमें वात नाशक आयुर्वेदिक औषधियाँ देनी पड़ेंगी। उसमें बहुत सारी औषधि आती है, महाराज नदी काढ़ा आता है, अलग अलग प्रकार के गुगुल आते हैं, महायोगराज गुगुल आता है, योगराज गुगुल आता है, बहुत सारी चिकित्सा आती है। तो चिकित्सा के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो अलग विषय है। विद्ध कर्म अग्नि कर्म करते समय क्या करना है ये बताऊंगा। पहले एक ध्यान में रखना कि अगर आघात हुआ है और आघात नहीं हुआ है, ये दोनों हमें डिसाइड करेंगे, और पेशेंट पे विद्ध कर्म और अग्नि कर्म करेंगे, और ये करने के बाद पेशेंट उसी दिन से उसमें लाभ मिलता है, और जो हीलिंग चाहिए पेशेंट को वो विद्ध कर्म की वजह से वो हीलिंग मिलता है। विद्ध कर्म एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पे आयुर्वेद में बताया गया है, सप्त धातुएं बताई गई है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो ये सातों धातु के कर्म बताए गए हैं। जैसे रस का है प्रीणन, रक्त का जीवन, मांस का स्नेह लेपन, मेद का स्नेहन, जैसे प्रीणन जीवन लेपा स्नेह धारण पूर्ण, ऐसा आया है। तो यहाँ पे रक्त मीन्स ब्लड का कर्म है, जीवन कर्म है, जीवन मीन्स रीजनरेशन का काम रक्त करते। कोई भी उंड हो जाती है, कोई भी जख्म हो जाती है, तो वो
फिर से बनाने के लिए रक्त काम करता है, रक्त के सारे कंपोनेंट आ जाते हैं और यही रक्त जब रुक जाता है, वात की वजह से अवरोध हो जाता है, वात की वजह से क्षय हो जाता है, तो ऐसे समय में वो रक्त का अभिसरण प्रॉपर करने वाली चिकित्सा जो है वो विद्ध कर्म है। और विद्ध कर्म करने के बाद ब्लड फ्लो अच्छी तरह से होने के बाद ये जीवन कर्म करता है और जीवन कर्म मीन्स रीजनरेशन, इसीलिए मसल्स और बोन जो डिजनरेट हो रहे हैं वो अच्छी तरह से भर के आते हैं। धन्यवाद। टेनिस एल्बो के आज हम 2 केसेस देखेंगे। ये व्यक्ति को टेनिस एल्बो है तो हम करते समय हमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन सारे जॉइंट की मूवमेंट हम करके देखेंगे। उसके बाद में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है विद्ध कर्म और अग्नि कर्म करते समय। सेमी फ्लेक्शन, सेमी सुपाइनेशन, ये पोजीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रेशर करके वहाँ पे देखना है आपके पेशेंट का जो पेन है वो सच में टेनिस एल्बो का ही है क्या। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डायग्नोस्टिक टूल्स रहते हैं। जैसे आप क्लिनिकल डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बाद में सोनोग्राफी, एक्सरे, बाकी सब हम कर सकते हैं। MRI, CT स्कैन, हम जो बड़े बड़े टेक्निक है उसकी जगह से क्लिनिकल डायग्नोसिस हमेशा परफेक्ट होता है। तो विद्ध कर्म और अग्नि कर्म करते समय जो एपिसोड 2 में हमने बताया था एक्यूरेसी ऑफ विद्ध कर्म अग्नि कर्म, तो अंगुली प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेशेंट का अंगुली प्रमाण देख के एग्जैक्टली वो पोजीशन में हम मार्किंग करवाते हैं। अब ये विश्वाची में आएगा। विश्वाची में तो एल्बो जॉइंट के ऊपर और नीचे, कुरकुर संधि के ऊपर और नीचे 4 अंगुली, और जहाँ पे वेदना है वहाँ पे हम अग्नि कर्म करेंगे। विद्ध कर्म करते समय हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हिस्ट्री अगर लगेगी कि किसी पेशेंट को आघात की वजह से हो जाएगा तो हमारा वात रक्त निदान होता है, और ऐसे समय में हम क्या कहते हैं, वात रक्त में जो बताया गया है विद्ध कर्म, वो विद्ध कर्म हम करते हैं। ये विद्ध कर्म करते समय वहाँ पे जैसे मैंने क्षिप्र में बताया था वो सारी डिटेल्स एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप क्षिप्र के जो वीडियो है एपिसोड वहाँ पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि इतने बार मैंने बताया फिर भी कुछ लोग गलती करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं आते हैं। डॉक्टर होने के बाद ही लोगों को पता है, जो डॉक्टर नहीं है वो घर पे करके ना देखे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। एनाटॉमी का नॉलेज नहीं है तो फिर मिस हो जाएगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे हम अग्निकर्म करेंगे। अब अग्निकर्म यहाँ पे करते समय आप देखिएगा, मैंने विद्ध कर्म ऊपर नहीं किया है, कहीं पे भी विद्ध कर्म हम नहीं करते हैं। विद्ध कर्म हम एक्यूरेसी से करते हैं, जहाँ पे बताया वहाँ पे करते हैं। कहीं पे भी सुई चुभाना इसको विद्ध कर्म नहीं कहते हैं। ड्राई नीडलिंग अलग है, एक्यूपंक्चर अलग है, लेकिन हमारा विद्ध कर्म अलग है। यहाँ पे सुवर्णशाला का जो है वो मैंने उसके लिए एक यंत्र बनाया है, वो यंत्र को मैंने सुवर्णशाला का लगाई है और वो वहाँ से हीट पास हो रहा है। और ये एक्यूरेटली बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से जितना मुझे वहाँ पे अनुभव से टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तो मुझे वहाँ पे 60 डिग्री तक टेम्परेचर की अपेक्षा है, इसलिए वो मैंने सेट किया है 60 डिग्री तक, और उतनी हीट वहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। ये हमने अनुभव से किया है, गुप्ते सर के अनुभव से हमने ये किया है। और इसमें जो भी हीट पास हो रही है वो रुक्ष अग्निकर्म है, क्योंकि पेशेंट में सामता के लक्षण थोड़े से दिख रहे थे। तो ऐसे समय में स्निग्ध अग्निकर्म से ज़्यादा रुक्ष अग्निकर्म का उपयोग होता है। तो इसमें मैंने वहाँ पे जो भी अत्यग्र शूले दहेती हमारा चिकित्सा पर्पज़ है वहाँ पे हमने किया था। और जो विद्ध कर्म के पॉइंट है वहाँ पे भी मैंने अग्निकर्म किया था। ये एक केस हो गई। ये दूसरी केस है। ये केस में सामता नहीं है, निरामता है। ऑस्टियोआर्थराइटिक जैसे चेंजेस है, वहाँ पे टेंडन में तो स्वेलिंग है ही, लेकिन सामता ना होने के कारण मैं यहाँ पे स्निग्ध अग्निकर्म करने वाला हूँ। फिर से हमने देख लिया कि एग्जैक्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि पेशेंट को वेदना कहाँ पे है। सेमी फ्लेक्शन, सेमी सुपाइनेशन, दैट इज द एग्जैक्ट परफेक्ट एंगल ऑफ द पेशेंट। और उसके बाद जैसे देखिएगा सुपाइनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोनेटर टेरेस मसल्स भी इसमें हमें कवरिंग मिलता है अगर हम सुपाइनेशन नहीं करते। देखिएगा अगर ऐसे करेंगे तो पॉइंट एक्यूरेट आएगा, और जैसे मैंने सुपाइनेशन नहीं किया तो पॉइंट का गलत हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जो हमें मार्किंग है हम वो मार्किंग देखेंगे, और उससे हमें 4 अंगुली पेशेंट की, रुग्ण की 4 अंगुली। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने मणिबंध के ऊपर भी 2 अंगुली हमने वेदन कर्म लिया है। अब मणिबंध जब मैं शोथ के बारे में बताऊंगा, श्लीपत के बारे में बताऊंगा,
अगले 4 एपिसोड के बारे में तब वो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि वो अलग अलग जगह पे कैसे काम करना है। अब यहाँ पे सेमी फ्लेक्शन जो क्षिप्र पे हम विद्या कर्म करते हैं, आप क्षिप्र मर्म के एपिसोड में देखिएगा, क्षिप्र के ऊपर 2 अंगुली जो विद्या कर्म किया है उसकी एक्यूरेसी से यहाँ पे किया है। उसके बाद में निरामता है पेशेंट में, तो निरामता होने के कारण ही मैं यहाँ पे विद्या कर्म कर रहा हूँ। पहले पेशेंट में सामता थी, तो साम कंडीशन होने के कारण वहाँ पे मैंने विद्या कर्म नहीं किया था, मैंने सीधा अग्निकर्म किया था, वो भी रुक्ष अग्निकर्म किया था। सुश्रुत संहिता में रुक्ष स्निग्ध अग्निकर्म आए हैं और शलाका भी वैसी आई है। अष्टांग संग्रह में बताया है कि हेम वर्ण शलाका यानी सुवर्ण शलाका सबसे श्रेष्ठ है। अब उसके गामित्व के अनुसार हम यहाँ पे अग्निकर्म कर रहे हैं। ये जो सुवर्ण शलाका है वो पीछे से मोमबत्ती से हम गर्म कर रहे हैं। यही सुवर्ण शलाका हमने वैद्य राघव गोगटे सर के नाम पे पेटेंट करवाई है, ताकि ये गोगटे सर को वो एक हमारी तरफ से ट्रिब्यूट मिल जाए। तो ये जो है स्निग्ध अग्निकर्म होगा, अत्यग्र शूल्य दहेत हम कर रहे हैं। अग्निकर्म के लिए कोई सीक्वेंस नहीं रहता है, लेकिन विद्या कर्म के लिए सीक्वेंस रहता है। आप देखिएगा पहले क्षिप्र करके मैंने ऊपर गया है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट में रॉन्ग रिस्ट की मूवमेंट के बाद ही टेनिस एल्बो होता है। ऐसा नहीं कि एल्बो को आघात होने के बाद ही टेनिस एल्बो होता है। तो जो रॉन्ग रिस्ट की पोजीशन है, रॉन्ग रिस्ट की जो रिपीटेड मूवमेंट है, जैसे रोटियां बनाना, पकाना, टेनिस खेलना या क्रिकेट करते समय, कवर ड्राइव लगाते समय या रिस्ट की मूवमेंट करते समय, वो जो हमारे एल्बो के यहाँ पे टेंडॉन्स रहते हैं, वहाँ पे फ्लेक्सर टेंडॉन्स हम कहेंगे, वहाँ पे पेन स्वेलिंग आती है, स्प्रेन आता है। तो एग्जैक्टली वो जहाँ पे अटैच होते हैं वहाँ पे लैटरल एपिकोंडाइल पे हम यहाँ पे अग्निकर्म कर रहे हैं। उसके बाद में नीचे वाले जो है मैंने बताया था कि एल्बो जॉइंट के नीचे और ऊपर दोष अलग अलग रहते हैं, नीचे वात रहता है, ऊपर कफ रहता है। ऐसे हमें पेशेंट के लक्षण मिलते हैं। ऐसा ग्रंथ में वर्णन नहीं है, लेकिन हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं और वो युक्ति प्रमाण से हम पहले कफवात संप्राप्ति है या वात कफ संप्राप्ति है या सामता है, ऐसे दोषों को देख के ही विद्या कर्म और अग्निकर्म करते हैं। ऐसा नहीं है पेशेंट का हमने डाटा देखा नहीं है, हिस्ट्री नहीं देखी और सीधा विद्या कर्म अग्निकर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। और पेशेंट को 1 या 2 सेटिंग में पूरी तरह से 100% रिजल्ट आ जाते हैं। इसके लिए हर एक पेशेंट की डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट को डिटेल में पूछा जाता है कैसे आया है टेनिस एल्बो, कहाँ से आया है, और उसके बाद में कहाँ पे हमें अलग अलग तरीके से अत्यग्र शूल्य दहेज इसके हिसाब से करना है। अभी ये ओलेक प्रोनाउन प्रोसेस पे भी उसको पेन था, तो ये अत्यग्र शूल्य दहेज इसके हिसाब से मैं यहाँ पे अग्निकर्म कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे कॉस्मेटिक जैसा अग्निकर्म करेंगे तो बाद में उसको दिक्कत होगी, तो ये श्रेष्ठ है। धन्यवाद।